हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपमाला। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग सेल सिग्नलिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और सेल सिग्नलिंग में हमने प्रीवियसली कुछ वीडियो डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को रेफ़र करके आएँ। और अगर उन वीडियोस का आपको लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल सिग्नलिंग पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग GPCR के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो GPCR के थ्रू सिग्नलिंग होगी वो GPCR GS अल्फा पाथवे है, या उसको ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग कहते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है, और बायोकेमिस्ट्री में जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपसे डिस्कस किया जाएगा तो उस समय इन पाथवेज के बारे में या इसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस भारती मैम करेंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिग्नलिंग के कंटेक्स्ट से ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन को। ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन और इंसुलिन 3 हार्मोन हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये 3 हार्मोन में ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल जब लो होता है तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है, और इंसुलिन तब रिलीज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन रिलीज होते हैं, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। अब अगर हम लोग ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ग्लूकेगॉन, एपिनेफ्रिन दोनों ही हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को मसल्स और लिवर सेल में। दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं? मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। Liver cells is more responsive to glucagon, whereas muscles is more responsive to epinephrine. मीन्स कि ये 2 हार्मोन हैं, दोनों ही हार्मोन कब रिलीज होते हैं? जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ग्लूकेगॉन किसके लिए? मीन्स कि लिवर सेल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं ग्लूकेगॉन के लिए, और मसल सेल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं एपिनेफ्रिन के लिए। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब इसके बाद अगर हम लोग ग्लूकेगॉन की बात करें तो ग्लूकेगॉन को हम लोग ग्लूकेगॉन इज अ हंगर हार्मोन बिकॉज इट सिग्नल्स लो ब्लड ग्लूकोज रिलीज्ड बाय अल्फा सेल पैंक्रियाटिक आइसलेट्स। ग्लूकेगॉन को हंगर हार्मोन कहा जाता है। इसको हंगर हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि जिस समय ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो होता है उस समय ये रिलीज होता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए हमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया और हम हंगर हैं तो उस समय ग्लूकेगॉन रिलीज हो सकता है। तो नॉर्मली ग्लूकेगॉन इस तरह से रिलीज होता है, तो इसलिए इसको हंगर हार्मोन कहा जाता है। और ये रिलीज कहाँ से होता है? जैसा कि आपको पता है कि पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं उनमें जो आइसलेट्स पाए जाते हैं अल्फा, बीटा, गामा, वहां पे 3 तरह के सेल्स अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन को रिलीज करती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को, और गामा सेल्स कुछ पॉलीपेप्टाइड्स को बनाती हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन की बात नहीं करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग एपिनेफ्रिन और ग्लूकेगॉन की बात करेंगे। और एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि कहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है। बीटा सेल से पैंक्रियास के आइसलेट्स के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, और एड्रिनल मेडुला से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन। तो ग्लूकेगॉन कहाँ से रिलीज होता है? अल्फा सेल से रिलीज होता है। ग्लूकेगॉन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस्ड इन लिवर। जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि लिवर सेल्स आर मोर रिस्पॉन्सिव टू ग्लूकेगॉन एंड मसल सेल्स इज मोर रिस्पॉन्सिव टू
एपिनेफ्रिन। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्लूकेगॉन रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड इन लिवर एंड एडिपोसाइट्स सेल्स वेयर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड। जैसा कि आपको पता है कि लिवर में एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है या एडिपोसाइट्स में फैटी एसिड के फॉर्म में, तो वहां पे ग्लूकेगॉन के रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? लिवर और एडिपोसाइट्स में। इसके बाद अगर हम लोग ग्लूकेगॉन की और बात करते हैं तो ग्लूकेगॉन दो चीजें करता है। ग्लूकेगॉन एक करता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा करता है एनाबॉलिज्म। जब ग्लूकेगॉन मींस की जब सिग्नल देता है तो सबसे पहले कैटाबॉलिज्म में क्या करेगा? ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन करता है। इस डिग्रेडेशन का दूसरा नाम है ग्लाइकोजीनोलिसिस। इसका मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। दूसरा प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से। तो अब इसके बाद ग्लूकेगॉन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। ये पॉलीपेप्टाइड 29 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है। और ग्लूकेगॉन 29 अमाइनो एसिड की एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है और वही ग्लूकेगॉन का स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली जो ग्लूकेगॉन होते हैं ये सब जब जिस समय ये रिलीज होते हैं तो ये एक एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन बाद में इनको प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, फिर बाद में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के थ्रू एक्टिव फॉर्म में। बट इसको आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ग्लूकेगॉन तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर हम लोग एपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकेगॉन दोनों का ही काम है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना और ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करना। किस तरीके से करना वो हम आगे बताएंगे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ग्लूकेगॉन लिवर सेल्स के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, मींस कि लिवर सेल्स ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है ग्लूकेगॉन के लिए, और एपिनेफ्रिन मसल सेल्स में। और इसको एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होती हैं। वो स्ट्रेस कंडीशन फिजिकली या इमोशनली स्ट्रेस्ड कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रेस्ड कंडीशन की बात करें तो कोई फियर हो गया, कोई पेन है, या सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी सौरों में हैं, या फिर मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, या सपोज किसी पर्सन का बीपी लो हो गया, तो उन कंडीशंस में ये हार्मोन रिलीज होता है। तो दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि ग्लूकेगॉन तो नॉर्मली जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा उस समय ग्लूकेगॉन रिलीज होगा, लेकिन एपिनेफ्रिन सिर्फ स्ट्रेस्ड कंडीशन में रिलीज होगा जब कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी। जैसा कि हमने अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए कि फियर है, पेन है, कोई भी इस तरह का कंडीशन है तो उस समय ये रिलीज होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। किसके थ्रू? ग्लाइकोजीनोलिसिस को स्टिमुलेट करके, मींस कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। लिवर और स्केलेटन मसल्स में इस तरीके से इसको बढ़ाया जाता है। अब इसके बाद तो यहाँ पे ये इमरजेंसी हार्मोन है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, मीन्स कि जब फाइटिंग वाली कंडीशन हो, जैसा हमने बताया, मान लीजिए स्ट्रेस कंडीशन में ये फियर और पेन ये सब, और साथ में अगर कोई फाइटिंग वाली कंडीशन है, फ्लाइट रिस्पॉन्स है, तो उस समय ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इंड्यूस्ड ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन क्या करते हैं? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को इंड्यूस करते हैं। कहाँ पे? मसल सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे लिवर सेल्स में था, यहाँ पे क्या है? मसल सेल्स में। प्रोड्यूस ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी टू जनरेट एटीपी। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, दोनों ही प्रोसेस से अगर हम लिवर सेल्स या मसल सेल्स की बात करें तो क्या हो रहा है? मसल सेल्स में ग्लूकोजीनोलिसिस या ग्लाइकोजीनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस का स्टिमुलेशन होता है। किसके थ्रू? एपिनेफ्रिन के थ्रू। और किस तरीके से होता है वो हम अभी आगे बताएंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे सिग्नलिंग पाथवे का एक ओवरव्यू दिया हुआ है। वो सिग्नलिंग पाथवे क्या है? एपिनेफ्रिन और ग्लूकेगॉन सिग्नलिंग। अब दोनों ही सिग्नलिंग हमने जैसा बताया कि अलग अलग सेल्स अलग अलग प्लेस रिस्पॉन्सिव होता है अलग अलग हार्मोन के लिए। अगर लिवर सेल्स हैं तो ग्लूकेगॉन के लिए रिस्पॉन्सिव होंगी, अगर एपिनेफ्रिन है तो मसल सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिव होगा। ग्लूकेगॉन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो उस समय ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। नॉर्मली अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम हंग्री हैं, तो उस समय ये ग्लूकेगॉन रिलीज हो जाएगा। लेकिन एपिनेफ्रिन किसी स्ट्रेस्ड कंडीशन में रिलीज होगा, तो कंडीशंस अलग अलग हैं। लेकिन पाथवे, दोनों ही पाथवे का काम सेम है कि किसी भी कंडीशन में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को या मींस एनर्जी लेवल को बढ़ाना। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग जीपीसीआर की बात करते हैं। तो देखिए, हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 3 हार्मोन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, एपिनेफ्रिन, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। बट हम लोग इंसुलिन की बात यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर पे अभी हम लोगों का मींस टॉपिक नहीं चल रहा है। हम लोग जीपीसीआर पे काम कर रहे हैं। तो एपिनेफ्रिन और ग्लूकेगॉन की सिग्नलिंग जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू होती है। इंसुलिन की सिग्नलिंग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू होती है, तो वो हम लोग वहीं पे उसको पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग अभी जब ग्लूकोज का लेवल कम है तो उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे बात करें और जिसके लिए जीपीसीआर रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिग्नलिंग के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अब दोनों ही सिग्नलिंग है, तो दोनों सिग्नलिंग के जो रिसेप्टर हैं होते तो जीपीसीआर हैं, लेकिन अगर ग्लूकेगॉन मॉलिक्यूल से के थ्रू सिग्नलिंग हो रही है तो उसको बोला जाता है ग्लूकेगॉन रिसेप्टर, और अगर एपिनेफ्रिन के लिए हो रही है तो उसके लिए जो जीपीसीआर होता है उसको बोला जाता है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जब एपिनेफ्रिन के जीपीसीआर की बात करें तो वहां पे स्पेसिफिक एपिनेफ्रिन के लिए जो रिसेप्टर होता है बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में एक टेबल बनाया है, उस टेबल में हमने सारे रिसेप्टर्स के बारे में मेंशन किया कि कहां पे कौन से रिसेप्टर जीपीसीआर को कहां पे क्या कहा जाता है, किन सिग्नलिंग पाथवे में उसका क्या नाम है स्पेसिफिक। और ग्लूकेगॉन के लिए अगर रिसेप्टर होगा तो इसको हम लोग ग्लूकेगॉन रिसेप्टर कहेंगे। अब जैसे कि ये पाथवे है, ये जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर से एक हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन अटैच होती है। उस हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन के पास 3 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा, गामा, और ये एक जीटीपेज एक्टिविटी शो करती है। इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है ये जीडीपी से जब बाउंड होती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, मीन्स की ऑफ कंडीशन में होती है। लेकिन जब ये जीटीपी से बाइंड कर लेती है तो ये ऑन कंडीशन में चली जाती है। अब ये ऑन कंडीशन में कब होती है? जब इस पे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल, सपोज ग्लूकेगॉन ने बाइंड किया, जीपीसीआर में कन्फर्मेशन चेंज हुआ और अब ये हेट्रोट्राइमेरिक 2 सब यूनिट में चेंज हो जाती है, मींस कि एक डाइमर बन जाता है बीटा और गामा का और दूसरा अल्फा सब यूनिट अलग होती है और इस पे ये जीटीपी से बाउंड हो जाती है। ये एक्टिव फॉर्म में जब आती है तो ये क्या करती है? ये एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट कर देती है। तो यहाँ पे जो जी प्रोटीन है, जैसे जीपीसीआर स्पेसिफिक पाथवे के लिए उनके स्पेसिफिक नाम है, उसी तरीके से जी प्रोटीन भी कुछ स्पेसिफिक होती है क्योंकि यहाँ पे ये एडेनाइलेज साइक्लेज को स्टिमुलेट कर रही हैं साइक्लिक एएमपी बनाने के लिए। एडेनाइलेज साइक्लेज का काम क्या है? एडेनाइलेज साइक्लेज एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होता है, इसे साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है और इस एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करने के लिए ये जी अल्फा प्रोटीन जो है, ये एक्टिवेटेड जी अल्फा प्रोटीन इसको एक्टिवेट करती है, तो इसलिए इसको जीएस अल्फा पाथवे कहा जाता है। अब जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया एडेनाइलेज साइक्लेज, तो एडेनाइलेज साइक्लेज एएमपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करने लगता है और साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के बाद स्टिमुलेट होता है प्रोटीन काइनेज ए। हमने प्रोटीन काइनेज ए के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है कि प्रोटीन काइनेज ए के पास 4 सब यूनिट होती हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होती हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट होती हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब इस फॉर्म में होता है, और जब इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट अलग अलग होती हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में आता है और ये प्रोसेस करने के लिए साइक्लिक एएमपी चाहिए होता है।
ये आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोटीन काइनेज ए एक ऐसा एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन कर सकता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये एक्टिव फॉर्म में साइक्लिक एएमपी की वजह से होता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है साइक्लिक एएमपी की प्रोटीन काइनेज ए से, और ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो क्या होता है कि ये प्रोटीन काइनेज ए टर्न ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, अभी क्या है, एपिनेफ्रिन या ग्लूकेगॉन की सिग्नलिंग चल रही है। अगर हम लोग ग्लूकेगॉन की बात करते हैं तो इस समय हंग्री वाली कंडीशन है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है। तो उस समय जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना होगा, और उस लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, या तो ग्लूकोज, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, ग्लाइकोजन, मान लीजिए एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होने लगती है। और अभी क्या है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो खुद ही ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है। तो पीकेए क्या करता है, पीकेए टर्न ऑफ करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस को, और जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट होगा। दूसरा पीकेए जो एक्टिव पीकेए होता है, टर्न ऑन करता है ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन को, मींस कि ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है। कहने का मतलब ये कि ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन हो रहा है, और ग्लाइकोजन जब डिग्रेड होगा तो ग्लूकोज बनाएगा, तो ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होगा। फिर एक्टिव पीके तीसरा काम क्या कर सकता है, टर्न ऑन ग्लूकोज सिंथेसिस। ग्लूकोज की सिंथेसिस कैसे कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इन तीन हार्मोन पीकेए एंजाइम से किस तरीके से ये तीन प्रोसेस को रेगुलेट किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसी पाथवे को और डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये इस पाथवे का पूरा मीन्स मैकेनिज्म दिया हुआ है। जैसा हमने बताया कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ाया जाए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को घटाया जाए, ग्लूकोज की सिंथेसिस को बढ़ाया जाए। तो ये सारे प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है, उनके लिए कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है, यहाँ पे उस चीज को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे सपोज चाहे एपिनेफ्रिन हो चाहे ग्लूकेगॉन हो, उस पाथवे को जीपीसीआर जीएस अल्फा पाथवे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जी प्रोटीन है वो स्टिमुलेटरी है। क्यों? क्योंकि ये एडेनाइलेज साइक्लेज को स्टिमुलेट करती, इसलिए इसको जीएस अल्फा पाथवे कहा जाता है। बस रिसेप्टर चेंज होता है। अगर ग्लूकेगॉन है तो यहाँ पे जीपीसीआर का नाम ग्लूकेगॉन रिसेप्टर हो जाएगा, और अगर ये एपिनेफ्रिन है तो यहाँ पे जीपीसीआर का नाम क्या हो जाएगा, बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आया, जीपीसीआर से बाइंड किया, जीपीसीआर में कन्फर्मेशन चेंज हुआ, और इसने क्या किया, हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। किस तरीके से, अल्फा सब यूनिट अलग हो गई, जीटीपी से बाउंड हो गई। जब ये जीटीपी से बाउंड हो गई तो इसने एडेनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया, एएमपी का फॉर्मेशन होने लगा। अब इस साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर दिया। प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होके यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। पहला प्रोसेस क्या हो रहा है कि भाई ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोका जाए। क्या किया जाए, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोका जाए। तो प्रोटीन काइनेज ए एक एंजाइम जीएस को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है। फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जाता है। तो ज्यादातर तो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो जीएस एंजाइम है वो डीएक्टिवेट होता है जब वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। तो देखिए ये जीएस जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, जो कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस एंजाइम में जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ये लगा तो ये क्या हो गया, ये इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। ये फॉस्फेट ग्रुप किसके थ्रू लगा, प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू, जो कि एक्टिव हुआ था साइक्लिक एएमपी के थ्रू। तो प्रोटीन काइनेज ए ने जीएस को क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट कर दिया, और यहाँ पे ये किस फॉर्म में चला गया, इनएक्टिव फॉर्म में चला गया। अब जब ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं होगी।
और क्या होगा, लो रेट ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। और जब ग्लाइकोजन सिंथेसाइज नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा, तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो पहला जो हमने प्रोसेस बताया किस तरीके से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोका जाता है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेज। अब दूसरा प्रोसेस है कि प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू किस तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किया जाए, ग्लाइकोजिनोलिसिस की जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज काइनेज। ये फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव तब होता है जब इसके पास इसको फॉस्फोराइलेट किया जाता है, मींस इसके ऊपर कोई फॉस्फेट ग्रुप लगता है तब ये एक्टिव फॉर्म में होता है। तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव जो हो चुका है साइक्लिक एएमपी के थ्रू, ये इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन कर देता है और ये अब एक्टिव फॉर्म में आ गया। जब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज, आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पे ग्लाइकोजन सिंथेज है, कहां पे फॉस्फोराइलेज काइनेज है, कहां पे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है। तो फॉस्फोराइलेज काइनेज जब एक्टिव होता है तो ये क्या करता है कि ये जो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, यहां पे क्या फॉस्फोराइलेज काइनेज, यहां पे क्या ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप लगा देता है। यहां पे जब फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव है वो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है और इस तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है। मींस कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन क्या होता है कि कैटालिटिक रिमूवल ऑफ ग्लूकोज यूनिट फ्रॉम ग्लाइकोजन, किस तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग होते जाता है। अब इसके बाद थर्ड जो यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस प्रोसेस के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। जो यहाँ पे क्रैब दिख रहा है, क्रैब का मतलब है साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है और ये एक्टिवेट होती है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ये सीरीन रेजिड्यू पे ग्रेटली मींस की एक्टिव रेजिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन करती है। और यहाँ पे सपोज कि ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, यहाँ पे कोई डीएनए है, इस डीएनए पे एक सीआरई सीक्वेंस होता है, साइक्लिक एएमपी मींस की क्रेब रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, क्रेब रिस्पॉन्स एलिमेंट। और इस एलिमेंट का एक्सप्रेशन, जब इस जीन का जब एक्सप्रेशन होता है तो पेप्सीके बनता है। इस जीन का एक्सप्रेशन तब हो पाता है जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है। क्रेब एक्टिव फॉर्म में कब आता है, जब ये फॉस्फोराइलेट होता है। फॉस्फोराइलेशन कौन कर रहा है, प्रोटीन काइनेज ए। तो प्रोटीन काइनेज ए क्रेब को फॉस्फोराइलेट करता है, क्रेब एक्टिव फॉर्म में आता है। ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि यहाँ पे सीआरई एलिमेंट से बाइंड करके पेप्सीके जीन को एक्सप्रेस कराती है। और पेप्सीके एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम है ग्लूकोनियोजेनेसिस करना। ग्लूकोनियोजेनेसिस होने से क्या होगा, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन बन नहीं रहा था तो ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रहा था, यहाँ पे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज को एक्यूमुलेट किया गया है। यहाँ पे पेप्सीके एंजाइम का हाई एक्सप्रेशन होके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज की सिंथेसिस की गई है। तो इस तरीके से इन 3 वेज से ग्लूकोज को एक्यूमुलेट किया जाता है और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टिश्यूज में, और इस तरह से इस ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑन द होल समरी फॉर्म में हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग। मतलब कि एपिनेफ्रिन की वजह से कौन से पाथवे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाथवे डीएक्टिवेट हो गया और ये पाथवे एक्टिवेट हो गया। और अब समरी फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि एपिनेफ्रिन ग्लूकेगॉन का एक्टिवेशन होता है तो जीपीसीआर जो लिवर सेल्स में पाया जाता है वो क्या करता है, वो इंक्रीज करता है साइक्लिक एएमपी को, और साइक्लिक एएमपी इनिशिएट करता है प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए। और इस तरीके से एक कैस्केडिंग चलती है, ग्लूकोज एक्सपोर्ट होता है टिश्यू में, और कोई भी स्टिमुलाई, रैपिड स्टिमुलाई मिलता है, चाहे वो फियर हो या फिर हंगर हो। मींस कि जैसे हमने बताया कि जब फियर होगा तो
तो एपिनेफ्रिन रिलीज होगा, हंगर होगा तो ग्लूकेगॉन रिलीज होगा और उस समय रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं। तो ये पूरा पाथवे है। अब इससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है ग्लूकोज इज मोबिलाइज्ड इन मसल्स। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज को बताया गया मोबिलाइज कर रहा है मसल्स में, व्हेन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट्स, जब एपिनेफ्रिन एक्टिवेट्स होता है जीएस अल्फा पाथवे के थ्रू। जीएस अल्फा पाथवे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एपिनेफ्रिन कहाँ पे, एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर कौन सेल्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, मसल सेल्स रिस्पॉन्सिव होते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, मसल सेल्स वर स्टिमुलेटेड विद एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन से मसल सेल्स को स्टिमुलेट कर दिया गया। ग्लूकोज मोबिलाइजेशन वॉज ऑब्जर्व, ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन हो रहा था। अब इसके बाद इवन आफ्टर विड्रॉल ऑफ एपिनेफ्रिन दिस कुड बी, ठीक है, ये किस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसेस एक देख लेते हैं कि बोला गया कि मान लीजिए ये ग्लूकेगॉन यहाँ पे है, अगर यहाँ पे सपोज एपिनेफ्रिन होता, मसल सेल्स में ये काम हो रहा है, तो एपिनेफ्रिन मान लीजिए यहाँ पे होता है, ये सपोज कि ये एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन होता तो ये सारा प्रोसेस चल रहा होता। फिर बोला गया कि यहाँ पे ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन हो रहा है टिश्यूज में, मसल सेल्स में। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पे ग्लूकेगॉन का सिग्नल, सॉरी एपिनेफ्रिन का सिग्नल नहीं है, विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन फिर भी ये पाथवे हो रहा। तो ये चीज कैसे हो सकती है, ये चीज, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई एक बार सिग्नल आता है और सिग्नल आया तो वो एक पाथवे चलाएगा। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि सिग्नल हट गया और वो पाथवे लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक सिग्नल है तब तक पाथवे चलेगा और इसके बाद अगर सिग्नल नहीं है तो फिर पाथवे नहीं होगा। और यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी बना है उसको किस तरीके से वापस एएमपी में चेंज कर दिया जाता है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा कि फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम साइक्लिक एएमपी को एएमपी में चेंज कर देगा। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ही नहीं तो प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा। उस केस में जब अभी कोई सिग्नल नहीं है तो उस केस में ऐसा हो जाएगा। तो ये पाथवे था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपिनेफ्रिन से मसल्स को एक्टिवेट किया गया, सिग्नल दिया गया, एपिनेफ्रिन का सिग्नल हटा लिया गया, फिर भी ये पाथवे चल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या चीज ऐसी हो सकती है कि ये पाथवे चल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सिग्नल हट गया है और अगर साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है तो उस केस में ये पाथवे चलेगा। अगर क्योंकि साइक्लिक एएमपी कैसे बढ़ रहा था, इसके थ्रू बढ़ रहा था। अगर मान लीजिए ये सिग्नलिंग ना चल रही होती और इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी हर समय ज्यादा होता तो उस समय ये पाथवे चल रहे होते, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिग्नलिंग के थ्रू एक क्योंकि हर चीज को मेंटेन करना है तो सिग्नलिंग के थ्रू साइक्लिक एएमपी बढ़ रहा है और फिर इस तरह से रिस्पॉन्स हो रहा है। मान लीजिए कि ये जो एंजाइम है ये ना काम कर पाए तो उस केस में भी साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन भले ही सिग्नल हट गया तो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि साइक्लिक एएमपी को वापस एएमपी में कौन चेंज कर रहा है, ये एंजाइम। तो अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट हो जाए या कोई इससे इनहिबिटर बाइंड कर ले तो फिर ये प्रोसेस हो सकता है बिना सिग्नल के भी। सिग्नल नहीं है फिर भी ये पाथवे चलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्लूकोज इज मोबिलाइज्ड इन मसल्स व्हेन एपिनेफ्रिन एक्टिवेट्स जीएस अल्फा in an experiment in which muscle cells were stimulated with epinephrine, glucose mobilized was observed in withdrawal of epinephrine. This could be, क्या हुआ कि GPCR है, GPCR से G प्रोटीन पे गया, एडनाइलेज साइक्लेज पे गया, साइक्लिक एएमपी बना। साइक्लिक एएमपी किससे बन रहा था, एएमपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन कौन कर रहा था, एडनाइलेज साइक्लेज। अब इसके बाद प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो गया और सारा पाथवे चल रहा है। अब मान लीजिए ये सिग्नल जो जीपीसीआर पे जो सिग्नल आया था उसको हटा लिया गया, वो हटा लिया गया। तो जैसे ये हटेगा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। और दूसरा पाथवे, दूसरी चीज क्या होती है कि जो साइक्लिक एएमपी जब सिग्नल हटता है, मतलब अभी काम नहीं करना है, तो उस समय साइक्लिक एएमपी को एएमपी में चेंज कर दिया जाता है फॉस्फोडाइस्टरेज से। तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि ये अगर ये ना काम कर पाए, फॉस्फोडाइस्टरेज काम ना कर पाए तो भी साइक्लिक एएमपी आगे पाथवे चलेगा भले ही सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर, अगर मान लीजिए ये सिग्नल पाथवे चल रहा है
फॉस्फोडाइस्टरेज का कोई इनिबिटर आ गया और उसने बाइंड कर लिया, तो ये काम तो अपना करेगा नहीं। तो साइक्लिक एएमपी जो सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू बना है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये एएमपी में चेंज किसके थ्रू हो रहा था, फॉस्फोडाइस्टरेज के थ्रू, और फॉस्फोडाइस्टरेज के लिए कोई इनिबिटर आ गया है, तो ये तो काम करेगा नहीं। तो ये ऑलरेडी जो बना था उसी फॉर्म में रहेगा, तो ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता रहेगा, और भले ही सिग्नल नहीं मिल रहा है तो भी पाथवे चलते रहेंगे। तो ऑप्शन तो फर्स्ट ही होगा। बट हम लोग देख लेते हैं बाकी। वेरी लो रेट ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉर्मेशन, क्या किसी सिग्नल को अगर हम यहां से हटा लें तो उस समय वेरी लो रेट ऑफ साइक्लिक ईएमपी, अगर सिग्नल नहीं है तो साइक्लिक ईएमपी बनेगा ही नहीं। कोई चीज सिग्नल आने पे बनेगी या तो नहीं बनेगी, मतलब अगर सिग्नल आ रहा है कोई चीज बन रही है और अगर सिग्नल नहीं है तो नहीं बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि उसको हटाने पे उसका कम बनने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एक्टिवेटर, अगर फॉस्फोडाइस्टरेज का एक्टिवेटर होता तो ये साइक्लिक एएमपी को तेजी से एएमपी में चेंज करता और तब तो पाथवे और भी नहीं चलते। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटीन काइनेज है, प्रोटीन काइनेज ए एब्सेंस है तो भी पाथवे नहीं चल सकते, क्योंकि मेन तो प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू ही सारे पाथवेज एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज इनिबिटर। जब इनिबिटर रहेगा तो फॉस्फोडाइस्टरेज अपना काम नहीं कर पाएगा, जब वो अपना काम नहीं कर पाएगा तो साइक्लिक एएमपी में चेंज नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से पाथवे लगातार चलते रहेंगे भले ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को, सिग्नल को हटा दिया गया है। और अब इसके बाद हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।